नमस्कार दोस्तों, ये जनवरी का महीना और कड़कड़ाती सर्दी, जबकि इस तरह की सर्दी की आम आदमी का जो शरीर है वो उसमें कपकपी आ रही है। तो देश की जो अर्थव्यवस्था को कपकपी आ रही है, तो ये इन स्थितियों को इस तरह से समझा जा सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था को कपकपी क्यों आ रही है। सरकार के जो आंकड़े हैं वो इंगित करते हैं, सरकार के ही आंकड़े इंगित करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को कपकपी कैसे आ रही है और क्यों आ रही है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अभी IMF ने सरकार को, भारत की सरकार को रेड अलर्ट जारी किया कर्ज को लेकर के कि आपका जो कर्ज है उसकी सीमा जो है वो बढ़ रही है। कर्ज की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, कर्ज लेने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है। सरकार के ही आंकड़े जो है इनसे इस तरह से समझ सकते हैं कि 2023 की प्रथम तिमाही में, यानी कि जनवरी से मार्च के बीच में 2.34 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज भारत की सरकार ने लिया और दूसरी तिमाही में, यानी कि जुलाई से सितंबर के बीच में वो कर्ज बढ़ करके 2.47 ट्रिलियन डॉलर का हो जाता है। इसको आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं, आसानी के साथ ऐसे समझ सकते हैं कि प्रथम तिमाही में 150 अरब डॉलर का कर्ज भारत की सरकार ने लिया और दूसरी तिमाही में, यानी कि जुलाई से सितंबर के बीच में 161 डॉलर का कर्ज भारत की सरकार ने लिया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि लाखों करोड़ रुपए सरकार प्रति वर्ष कर्ज ले रही है। और इसका एक दूसरे अर्थों में देख लें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जून 2022 में जो कर्ज 2.2 अरब डॉलर का था वो जून 2023 में बढ़कर के 9.3 अरब डॉलर का हो जाता है। और इस कर्ज में 2.6 अरब डॉलर का जो कर्ज है वो कर्ज मुक्त था, यानी कि ब्याज मुक्त था, यानी कि उसमें ब्याज नहीं देना है। और शेष जो राशि है वो अरबों रुपया जो है, अरबों डॉलर जो है वो हमें भले ही दीर्घकालिक ब्याज देना है और उतना अधिक ब्याज हमें नहीं देना है, परंतु ब्याज और मूल रकम जो है वो हमें वापस करनी पड़ेगी। तो ये जो लाखों अरब डॉलर का कर्ज प्रति महीने सरकार ले रही है, या यूं कहें कि लाखों करोड़ रुपए का जो कर्ज जो है वो सरकार प्रत्येक महीने ले रही है, तो इसका जो भुगतान है, इसकी जो मियाद होने के बाद जो इसकी वापसी की बात होगी वो कैसे वापस किया जाएगा पैसा। रुपए तो नोट तो छाप नहीं सकते हैं, तो दूसरा विकल्प क्या बचता है? दूसरा विकल्प ये बचता है कि जो आम पब्लिक है उसमें महंगाई की मार होगी, आम पब्लिक है उसी से महंगाई बढ़ेगी, तो GST के माध्यम से जो टैक्स है, इनडायरेक्ट वे पे जो कर लिया जाता है, जो टैक्स लिया जाता है, उससे वो जो भरपाई होगी उस कर्ज की वापसी होगी। और यदि ये कर्ज वापस नहीं होता है तो क्या होता है, तो क्या होगा? यदि ये कर्ज वापस सरकार नहीं कर पाती है तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो है वो देश में अपनी नीतियां जो हैं, यानी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नीतियां हैं वो देश में लागू होंगी। किस तरह से कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, यानी कि PSO जो है उसको सरकार बेचेगी, निजीकरण होगा, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। और निजीकरण को जब बढ़ावा दिया जाएगा तो मशीनीकरण जो है वो बढ़ेगा, यानी कि यंत्रीकरण बढ़ेगा, मानवीकरण जो है वो उसको प्रायोरिटी निजीकरण में नहीं दी जाती है और मानवीय संसाधनों की अनदेखी की जाती है। जिससे क्या होता है, इससे ये होता है कि निवेश तो बढ़ता है, प्राइवेट कंपनियां भी आती हैं, परंतु मशीनीकरण के माध्यम से वो प्रोडक्शन करती हैं और उसका जो अधिकांश लाभ होता है वो बाहर चला जाता है। और मानवीयकरण जो होता है, मानव संसाधन होते हैं, उनकी अनदेखी के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि CMIE के जो आंकड़े बताते हैं वो ये कहते हैं कि देश के युवा के पास काम नहीं है। तो जब देश के युवा के पास कार्य नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था डामाडोल तो होगी ही। कैसे कि जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके पास कार्य नहीं होगा तो जो खर्च करने वाले जो जनसंख्या है, यानी कि जो मार्केट है वो गिरेगी। जब लोग खर्च नहीं करेंगे, जब लोगों की जेब में, पॉकेट में पैसा नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था इसी तरह से हिचकोले खाएगी। और
सरकार मुद्रा योजना की बात करती है। जब ये बात आती है तो सरकार मुद्रा योजना की बात करती है। सरकार, केंद्र की सरकार कहती है कि 45 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के माध्यम से लाखों करोड़ रुपया बांट दिया गया, लोगों की मदद की गई। तो सरकार मुद्रा योजना की बात करती है। सरकार ये बात क्यों नहीं करती है कि जो 2623 लोग यानी कि फ्रॉड लोगों ने देश का यानी कि देश की बैंकों का 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जो गबन किया, जो अपने आप को दिवालिया घोषित करके बहुत सारे तो विदेश में चले गए, माल्या जैसे बहुत सारे लोग विदेश में चले गए, बहुत सारे लोग देश में ही अंडरग्राउंड हो गए। तो वो जो 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति थी जो बैंकों में जमा था आम लोगों का, हमारा और आप लोगों का, उस पैसे का हिसाब सरकार कब देगी? सरकार उस पैसे के लिए कब बताएगी? सरकार, ये केंद्र की सरकार ये कब बताएगी लोगों को, आम जनता को कब बताएगी कि जो पिछले 2 वर्ष में 1,70,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो कर्ज था बड़े उद्योग धंधों का, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका जो सरकार ने माफ कर दिया, उसके बारे में सरकार आम पब्लिक को कब बताएगी? तो ये सारी चीजें जो है, और विनिवेश की बात करते हैं, यदि निजीकरण बढ़ेगा, जैसे कि अभी हम कह रहे थे, निजीकरण बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? सरकार जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनको बेचेगी। और इसका नमूना देख लीजिए, विनिवेश का जो लक्ष्य बनाया सरकार ने, 2019 का आंकड़ा देख लीजिए, जो कि सरकार की ही संस्था आरबीआई, भारत सरकार की ही संस्था जो है आरबीआई सरकार के अंडर में काम करती है। तो आरबीआई के आंकड़े आप देख लीजिए कि आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि विनिवेश में सरकार किस कदर फेल हुई। कैसे? 2019 में विनिवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया 90,000 करोड़ रुपए और आय कितनी प्राप्त हुई? 50,000 करोड़ रुपए। 2020 में 2,10,000 करोड़ रुपए का विनिवेश का जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया और पैसे कितने प्राप्त हुए? मात्र 37,000 करोड़ रुपए। 2000 कह सकते हैं कि 2020 में कोविड था, चलिए छोड़ देते हैं। 2021 में 1,75,000 करोड़ रुपए का विनिवेश का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया और पैसे कितने प्राप्त होते हैं? मात्र 15,440 करोड़ रुपए। 2022 में 65,000 करोड़ रुपए का विनिवेश का लक्ष्य सरकार निर्धारित करती है और पैसे प्राप्त होते हैं मात्र 31,000 करोड़ रुपए। 2023 में सरकार निर्धारित करती है 51,000 करोड़ रुपए विनिवेश के जो लक्ष्य निर्धारित किया कि इतनी आय प्राप्त होगी और सरकार को मात्र प्राप्त होते हैं 9,974 करोड़ रुपए। ये आरबीआई के आंकड़े हैं। तो अब सरकार क्या कहेगी? सरकार, केंद्र की सरकार ये कहेगी, माननीय मोदी जी की सरकार ये कहना चाहेगी कि जो आरबीआई के आंकड़े वो गलत हैं, वो झूठे हैं, या आरबीआई जो आंकड़े प्रस्तुत कर रही वो आरबीआई ही गलत है। तो सरकार कहां सही है? सरकार अपने आप को सही किस जगह पे, किस बिंदु पे सही साबित करेगी? तो बात वही आ जाती है कि जब देश के युवा के पास काम नहीं होगा, देश के काम करने वाले लोगों के पास कार्य नहीं होगा, तो बाजार में जो पैसा है वो कहां से आएगा? वो फ्लो कैसे आएगा मनी का? कैसे? जब लोग खर्च नहीं करेंगे, जब लोगों की खर्च करने की जो क्षमता नहीं रहेगी, तो अर्थव्यवस्था में फ्लो कैसे आएगा? अर्थव्यवस्था ऐसे ही गर्त में जाएगी। और जिनके पास पैसा है, वो कंपनियों के, जिनके पास पैसा है, जो बड़े उद्योगपति हैं, वो पैसा बाहर लाएंगे नहीं। क्यों? जांच एजेंसियों का डर रहेगा उनको। तो इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार ये करेगी कि बड़े लोगों का 1,70,000 करोड़ रुपए से अधिक को माफ कर देगी। और जब लोगों के पास कार्य नहीं होगा तो आरबीआई के आंकड़े कहते हैं कि जो ये मनी फ्रॉड के जो मामले हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड के मामले हैं, या यूं कहें कि साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं, वो बढ़ रहे हैं। आरबीआई का आंकड़ा कहता है कि इस समय देश में साइबर क्राइम के लगभग 2 लाख केस से भी अधिक केस जो हैं वो पेंडिंग में चल रहे हैं। तो जब लोगों के पास काम नहीं रहेगा तो लोग अपराध करेंगे, और जो कि सामने हम सबके आ रहा है, हमारे समाज में और हमारे देश के आगे। तो इस तरह से देखते हैं कि माननीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 2019 के पहले का आंकड़ा देखें, जो उनका पहला सत्र था 2014 से 19 के बीच में, तब वो मंदिर में आना जाना उनका अपेक्षाकृत उतना नहीं था। 2019 के बाद भगवान क्यों आने लगे? आप लोग देख सकते हैं आंकड़े कि 2019 के बाद देश की अर्थव्यवस्था जो है वो डामाडोल होने लगी। तो 2019 के बाद बाबा केदारनाथ याद आने लगे। 2019 के बाद भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए और वो याद आने लगे। महाकाल बाबा के कपाट खुल गए, वो याद आने लगे। और अब अयोध्या की बात हो रही है। चलिए ठीक है, भगवान की बात होती है तो जहां भगवान की बात होती है वहां पर, जहां आस्था की बात होती है वहां सब कुछ नतमस्तक हो जाता है, सब कुछ भगवान के अधीन हो जाता है। होना भी चाहिए, क्योंकि ये भारत है और हम सबकी जो आस्था है वो प्रभु में है, ईश्वर में है। परंतु देश के जो
जो जिम्मेदार मनीषी हैं, जो राजनीतिक मनीषी हैं, जो कि सरकारों में बैठे हैं, जो कि ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स यानी कि नौकरशाह सत्ता के शीर्ष सोपानों में बैठे हुए, उनके लिए क्या जिम्मेदारी आती है कि आप मीडिया को खरीद लें। और जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की इतनी डामाडोल स्थिति को लेते हुए, देखते हुए, और महंगाई अपनी चरम गति में जा रही है, अपने चरमोत्कर्ष में जा रही है, तो मीडिया हमारे देश का आखिरकार जब मौन है तो सवाल एक बनता है मीडिया के लिए भी। तो इस समय सब कुछ राममय है और हम सभी राममय भगवान के चरणों में डूब जाते हैं और पूरा देश डूबा हुआ है। परंतु एक बात तो ये रही जाती है कि देश की अर्थव्यवस्था यदि इसी तरह से डामाडोल रही और कर्ज इसी तरह से लेते रहे, जैसा कि अभी दूसरी तिमाही की हम बात कर रहे थे, तो जो रेड अलर्ट जारी किया आईएमएफ ने, यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने जो अलर्ट जारी किया है देश की सरकार को, ये मीडिया में बात नहीं आएगी। मीडिया में कहीं भी इस पे डिबेट नहीं होगी। मीडिया में डिबेट वही होगी जैसा कि आप सब लोग शाम को सुबह टीवी में देखते हैं। बहुत सारे लोग तो नशे आदी हो गए इस चीज की, ऐसी डिबेट को सुनने के लिए। आईएमएफ ने जो रेड अलर्ट जारी किया वो ये जारी किया कि जो दूसरी तिमाही में भारत की सरकार ने जो कर्ज लिया है आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से, वो टोटल जो पूरी दुनिया के देशों को जो वो कर्ज देते हैं उसमें टोटल 15% जो कर्ज है वो भारत की सरकार ने लिया। यानी कि जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक 100 रुपए कर्ज दुनिया के देशों को देते हैं, उनमें 15 रुपए भारत की सरकार ने कर्ज लिया। तो ये जो प्रश्न है, ये जो जटिल प्रश्न है, ये जो यक्ष प्रश्न है, ये आम आदमी, भारत की आम जनता, सरकार और सत्ता के शीर्ष सोपानों में बैठने वाले लोगों से पूछेगी और जैसा कि उसका हक भी बनता है। तो आप सब लोग सर्दी में मनन कीजिए और ऐसे जो जटिल प्रश्न हैं इनके लिए भी थोड़ा सा समय दीजिए और मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। और आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो कि केंद्र की सरकार की जो एक बात करते हैं कि सड़कें बन रही हैं, ये बन रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, ये भी ठीक है, तो उनको ये भी बताना होगा कि देश की जनता को ये ज्ञान देना होगा और ये भी सच्चाई बतानी होगी कि आज की तारीख में, यानी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, यदि आर्थिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इस समय देश के जो अर्थशास्त्री हैं उनकी जान किस तरह से बच रही है कि जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स से ही देश इस समय चल रहा है, इसी से जान बच रही है। ये भी एक सच्चाई है। क्यों? इस समय जो अर्थव्यवस्था में जो कर्ज के समंदर में जो अर्थव्यवस्था डुबकी लगा रही है, जो गोते खा रही है, उसके बारे में सभी मौन हैं। तो आप लोग ऐसे जटिल प्रश्नों के बारे में क्या सोचते हैं और देश की अर्थव्यवस्था के बारे में आप लोग कितना विचार करते हैं और कहाँ तक ये बातें सही हैं, इसके बारे में हमें जरूर अवश्य हमें प्रेषित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। और हम एक चीज़ और भी कहना चाहेंगे कि जो हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, जो हमारे परिवारीजन हैं, यानी कि जो हमारे वीडियो को देखते हैं, तो उन सभी लोगों को, उन सभी महानुभावों को, उन सभी बहनों को, उन सभी भाइयों को हमारा हृदय से अभिवादन है, प्रणाम है। और आप सभी लोग यदि ऐसे ही हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे तो हम ऐसे ही आप लोगों को नई चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे और कानपुर के अलावा यूपी और यूपी के बाहर भी शीघ्र हम जाने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ में आप लोग देखते रहें अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल और विवेचना अविनाश के साथ। आप सभी लोगों का हृदय से अभिवादन, नमस्ते, जय हिंद।